हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एचआर और उसके एट्रीब्यूट के बारे में हमने देखा था। इनफैक्ट एचआर टैग का यूज़ करके हमने एट्रीब्यूट वगैरह क्या होता है वो हमने स्टडी किया था। आज कुछ नए टैग हम पढ़ते हैं। हमने एक डेमो नाम का फोल्डर बना के रखा है और वहाँ पे हमने पेज 2 बना के रखा है। अब इसमें मुझे कुछ नए टैग आपको पढ़ाने हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा ओपन विथ और उसे ओपन करना पड़ेगा नोटपैड के अंदर। इसे मैं इसको ओपन करता हूँ, कुछ जो पहले का लिखा है उसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। देखो, हमें पढ़ना है पैराग्राफ टैग। तो एक पैराग्राफ टैग कैसे होता है मैं उसका पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन करके रखी है और कंप्यूटर एज अ टॉपिक मैंने सर्च करके रखा था। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट ऑफ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट देख रहे होंगे, तो आपको कितना ग्रुप ऑफ टेक्स्ट नजर आ रहा है अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आप, तो आपको वहां पे डेफिनेटली पता चलेगा कि वहां पे आपको 4 ग्रुप नजर आ रहे हैं और ये चारों जो टेक्स्ट जो ग्रुप है टेक्स्ट का, यही हमारे यहाँ पे पैराग्राफ है। तो आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे, तो आप देख रहे होंगे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ डिफरेंशिएट करते समय उन्होंने किसका यूज किया है, स्पेस का यूज किया है, यानी कि एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे छोड़ी है। यही चीज हम क्रिएट करते हैं या इसी चीज को हम बोलते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ टैग का यूज करके ही हम ये पैराग्राफ बनाते हैं। तो आप पैराग्राफ से फैमिलियर हैं, तो जो हम नोटबुक में जो पैराग्राफ बनाते हैं वो यूके बेस्ड होते हैं। वो जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, अगर वो वेबसाइट यूएस से रिलेटेड है तो आप उनके पैराग्राफ देखोगे तो उनके पैराग्राफ में वो बीच में से चालू होने वाला पैराग्राफ नहीं होता है, बल्कि 2 टेक्स्ट ऑफ ग्रुप में स्पेस यहाँ पे छोड़ी जाती है। तो ये कैसे बनाते हैं वही हम यहाँ पे सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन लिख रहा हूँ। पहली लाइन लिख रहा हूँ आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, और दूसरी लाइन लिख रहा हूँ आई एम सेकंड पैराग्राफ। ऐसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी है। एक्चुअली लाइन है, पैराग्राफ कैसे बनता है इससे आप देखोगे। अगर इसे मैं सेव करूँ और इसे मैं क्रोम में रन करता हूँ, क्रोम में रन करने के लिए राइट क्लिक ओपन विथ मुझे यहाँ पे क्रोम करना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों लाइन बैक टू बैक नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है बैक टू बैक? क्योंकि मैंने ना कोई ब्रेक यूज किया और ना कोई और ट्रैक यूज किया है। तो पहले तो ब्रेक टैग का ही यूज करके मैं आपको बता देता हूँ कि इससे होता क्या है। BR लिख दिया मैंने, इसे सेव कर दिया और रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन के बिल्कुल नीचे दूसरी लाइन यहाँ पे आई है। क्या 2 लाइन के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस छोटा है क्या? बिल्कुल नहीं छोटा है। अब नहीं, क्या इस ब्रेक को हटा देते हैं और देखो ये हमारा पहला पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज को पहले पैराग्राफ में डालना है, तो इसको मैंने यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया एंड टैग का यूज करके। इसे सेव करता हूँ और अब जाके इसे मैं रन करके देखता हूँ, तो आप देखोगे कि BR और पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है। BR सिर्फ लाइन ब्रेक करता है, इमीडिएटली उस लाइन के नीचे आता है, बट पैराग्राफ टैग जो क्या करता है, लाइन या फिर एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट के बीच में क्या बनाता है, स्पेस बनाता है, ताकि वो दोनों चीजें अलग अलग यहाँ पे नजर आ रही है। तो क्या दूसरी लाइन हमारी ये जो लाइन है, क्या ये पैराग्राफ है? नहीं, ये पैराग्राफ नहीं है, इंडिपेंडेंट लाइन है। इसके नीचे अगर आप कोई तीसरी लाइन बनाते हैं, जैसे कि आई एम थर्ड पैराग्राफ, अगर ये आपको पता है ये कहाँ पे दिखेगा, ये इमिडिएटली उसके साइड में ही दिखेगा। अगर इसे आप रन कर सेव करते हैं तो देखो, क्योंकि वो पैराग्राफ नहीं है, तो जो P टैग होता है हमारा, जो पैराग्राफ टैग है हमारा P टैग, ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। ये ऊपर और नीचे दोनों लाइन यहाँ पे छोड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों पैराग्राफ बने, तो आपको हर इंडिविजुअल लाइन को किसके साथ लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे P टैग के इसमें लिखना पड़ेगा, और ऐसा ये P टैग काम करता है। तो अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसके ऊपर 1 मार्क कैसे कमाओगे, तो मैंने आपको बोल्ड के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने उसे नोट करके रखा हो तो अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में लिखना है, P टैग के बारे में 1 मार्क के लिए आया, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले सिंबल तो ये देखे रहेगा, ये टैग देखे रहेगा। तो पहली लाइन हमारी फेमस लाइन क्या है? P इज ए पैराग्राफ टैग, P is a start tag and /P is a end tag। और इसके बारे में आप क्या लिखोगे? This tag is used to insert paragraph in a web page। एक वेब डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर टेक्स्ट इनक्लोज बिटवीन P and P टैग will become a new paragraph, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये सब कुछ थ्योरी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं समझा के यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ तो आपको पैराग्राफ और P टैग के बीच में भी आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चला है। अब P टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी, एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है जिसका नाम है अलाइन। तो ये एट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी कहाँ पे देखा है? HR टैग के साथ में लास्ट क्लास में हमने देखा था। अलाइन एट्रीब्यूट है, तो उसके साथ आपको अगर उसके इफेक्ट चाहिए फुल, तो इसके साथ आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। तो अलाइन जो टैग है, अलाइन जो ये हमारा
जो एट्रीब्यूट है वो 4 वैल्यूज लेता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो बाय डिफॉल्ट ये जो होता है ये लेफ्ट साइड में होता है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूं, ठीक है, और इसको अगर मैंने यहाँ पे सेव भी किया है और रिफ्रेश कर रहा हूं तो कोई आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं। दूसरे पैराग्राफ में देखो हम सेम अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं और देखो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट, तो मैंने यहाँ पे राइट लिखा, ये वैल्यू है। तो आप देखोगे कि वो सेकंड जो लाइन है वो कौन सी साइड में चली गई है हमारी, वो चली गई है हमारी राइट साइड में। और तीसरा एट्रीब्यूट है इसका, मैं तीसरे पैराग्राफ के साथ लिखता हूं और वो है सेंटर। सेंटर की यही स्पेलिंग होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि वो टेक्स्ट कहाँ पे नजर आएगा, आपको सेंटर में नजर आएगा। तो ये है लेफ्ट, जिसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। इसके बाद ये है राइट साइड में, तो ये है सेंटर में साइड में। तो यहाँ पे एक ही लाइन है तो आप अच्छे से इसका डिफरेंस वगैरह अच्छे से देख सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन है तो ये पैराग्राफ कैसे दिखेंगे वो भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है, देखो पहला पैराग्राफ मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसे कॉपी करता हूँ और इस कोड में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। तो यहीं पे मैं दूसरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हम उसमें से अच्छे से इफेक्ट दिख सकें। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पेस्ट किया है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ थर्ड पैराग्राफ। थोड़े से बड़े बड़े पैराग्राफ है, बट आपको इसको ये कैसे बनते हैं आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसे मैं सेव करता हूँ इस कोड को और देखते हैं इसे रन करके, और जूम आउट भी करेंगे। तो मैंने इसे रन कर दिया है और इसको मैं अच्छे से जूम आउट करता हूँ। तो क्या आपको 3 अलग अलग पैराग्राफ नजर आ रहे हैं? पहले पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है, दूसरे पैराग्राफ का अलाइनमेंट है राइट साइड में, और तीसरे का है सेंटर में। तो अगर एक लाइन होती तो ये बराबर सेंटर में दिखता था। तो जो एक लाइन में कितने यहाँ पे वर्ड्स आ सकते साथ ये सब कुछ यहाँ पे बना है। अब इसका चौथा जो एट्रीब्यूट है वो जस्टिफाइड है। अब देखो अलाइनमेंट क्या करता है, स्मूथ मार्जिन छोड़ता है। अगर आपने लेफ्ट लिखा है तो आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में स्मूथ मार्जिन है। अगर आपने राइट लिखा है तो राइट साइड में लिखा है, और सेंटर में तो सेंटर से स्मूथ मार्जिन यहाँ पे बनती है। तो एक चौथा जो हमारा एट्रीब्यूट है इसका, और वो है जस्टिफाई। तो जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है इसमें मैं चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जस्टिफाई। जस्टिफाई है, जस्टिफाइड भी नहीं है। और जस्टिफाई से देखो क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड में एक स्मूथ मार्जिन यहाँ पे बन जाती है। आप देख सकोगे कि एकदम से स्मूथ मार्जिन यहाँ पे बनी है। जैसे हमारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं वहाँ के अगर पैराग्राफ देखोगे तो बिल्कुल स्मूथ मार्जिन में यहाँ पे बनते हैं। तो आप सभी पैराग्राफ को एकदम स्मूथ मार्जिन में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जस्टिफाई लिख दो, सेव कर दो अच्छे से। तो आप देखोगे कि दोनों पैराग्राफ, पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ बिल्कुल स्मूथ मार्जिन में आपको नजर आएगा। मैंने सेव नहीं किया शायद, तो मैं इसे जस्टिफाई की स्पेलिंग गलत हुई है। तो देखो मैंने इसको सेव किया और फिर मैंने इसको रन किया तो मुझे इफेक्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने तो उसको स्मूथ मार्जिन आनी चाहिए थी, इस पैराग्राफ में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो इसमें देखो एरर फाइंड करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो नहीं इफेक्ट दिख रहा है वही बिल्कुल वहीं पे एरर होगा। ऐसा हमने इसका एडवांटेजेस देखा था। तो अब इसके मैंने स्पेलिंग ठीक कर ली है और मैं अब वापस यहाँ पे आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है और ये जो पैराग्राफ है इसके राइट और लेफ्ट साइड में दोनों में स्मूथ मार्जिन यहाँ पे आई है। और ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है इसमें राइट साइड में आई, क्योंकि ऐसा हमने लिखा है। तो पैराग्राफ टैग ऐसा काम करता है। 1 मार्क के लिए पूछेगा तो आपको बस वो जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो लिखनी है, और एग्जाम्पल में क्या है बस उसका यूज करके आपको बताना है और आउटपुट आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है। पैराग्राफ टैग के बाद एक अलग टैग देखते हैं। अलग टैग मतलब ये ग्रुप है टैग का, जिसे बोलते हैं हायरार्ची विड्थ हेडिंग या हेडिंग टैग बोलते हैं। उसके बारे में देखते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। देखो आपने ये कंप्यूटर देखा होगा ये वर्ड लिख के, और यहाँ पे ये भी कंप्यूटर वर्ड लिख के दिखा होगा। दोनों में आपको अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा होंगे। इसके जो साइज है वो ज्यादा है और इसकी साइज कम है। तो वैसे भी इस आर्टिकल में ये तो आपको 100% पता ही चल गया होगा कि ये इस आर्टिकल की हेडिंग है। तो ये हेडिंग कैसे बनाते हैं, इसके लिए हेडिंग टैग का यूज होता है। तो बिल्कुल हम सेम हेडिंग बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, इसे मैंने सेव कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है। अगर मैं पूरा का पूरा इसको जूम आउट करूँ,
देखो मैंने अगर इसको 100% लिखा तो कितने छोटे से फॉन्ट में ये आपको नजर आ रहा है। तो इसके नीचे वहां पे आपने विकिपीडिया के पेज में देखा था कि वहां पे HR भी था, तो मैं यहाँ पे HR भी बना देता हूँ, सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक लाइन भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखो हमारे पास टैग है जिसका नाम है हेडिंग। तो ये H नाम का टैग है और इसके साथ एक नंबर जुड़ा होता है 1 to 6। अगर आप H1 लिखते हैं तो ये उसका ये पहला टैग बन जाता है हमारे हेडिंग हायरार्ची का, और H1 को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो H1 से लेकर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि इसके टोटल H1 से लेकर H6 तक, यानी कि ऐसे हमारे पास हेडिंग के 6 टैग है जो आपको डिफरेंट हेडिंग आर्टिकल में आपको लिखने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले इसका इफेक्ट देखते हैं कि H1 से होता क्या है। इसे मैंने सेव किया है और आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़ी सी फॉन्ट में, तो उसकी फॉन्ट की साइज तो बड़ी तो हो ही गई है, साथ ही साथ में उसका जो वो बोल्डनेस था यानी कि थिकनेस वो भी वहां पे बढ़ गया है। तो H1 में आप जो लिखते हैं टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो बोल्ड में और लार्जर फॉन्ट में क्या होता है, अपीयर होता है। तो ऐसे टोटल 6 टैग हैं। जैसे जैसे इसकी H1 हाईएस्ट लेवल है, तो हाईएस्ट लेवल 1 हाईएस्ट नंबर पे है, तो ये सबसे बड़े फॉन्ट में दिखेगा। अगर इसे मैं कॉपी करूं और नीचे पेस्ट करूं तो आपको ऐसे 2 दिखेंगे। अगर मैं इसको सेव करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखो आपको 2 कंप्यूटर नजर आ रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया क्या 2 कंप्यूटर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस छूट रही है। तो पता है H1 से लेकर H6 ये जो हमारे टैग हैं ये ऑटोमेटिकली नया पैराग्राफ शुरू करते हैं, लाइन भी ब्रेक नहीं, ये नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो इसकी हम लेवल चेंज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम H2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इसे भी क्लोज किया मैंने, तो यहाँ पे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि H2 में जो लिखा जाता है वो H1 से, अगर H1 से कंपेयर कर दिया जाए तो उसकी जो फॉन्ट की साइज है वो थोड़ी सी छोटी रहती है। तो H3 से H3 लिख के देखेंगे आप, तो H3 से क्या हो जाएगा, वो और छोटी छोटी फॉन्ट होती जाएंगी। तो मैं आपको 6 के 6 भी यहाँ पे मैं इसके साइजेस बता देता हूँ। तो बस आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, H3 करोगे, यहाँ पे H4 करोगे, यहाँ पे H5 और यहाँ पे करोगे H6। आपको क्लोज भी वही करना है। अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिक पैराग्राफ शुरू होगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, आगे पीछे ये लाइन छोड़ने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे 6 कंप्यूटर लिखे हैं अलग अलग हेडिंग में, इसको मैंने सेव किया है और आप देख सकते हैं अच्छे से। इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप देख सकें। तो देखो ये जो पहला लिखा है वो H1 में है, H2 में है, H3 में, H4, H5 और H6 में यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये आपके पास 6 हेडिंग ऑप्शंस हैं। आप जो भी हेडिंग देना चाहते हैं आपके यहाँ पे आर्टिकल में आप इसका यूज कर सकते हैं। हम जनरली H2, H1 वगैरह यूज करते हैं। तो कोई भी यहाँ पे टैग आ जाए तो क्या इसके बारे में लिखोगे। सपोज H3 आया तो क्या लिखोगे H3 के बारे में। H3 इज अ हेडिंग टैग, it has 3rd level, and /H3 is the end tag. Text enclosed in a H3 and H3 tag will appear in a bold and larger font size. तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी इसमें से कोई भी आया तो आप वही लिख सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है H6 सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर होती है तो H1 सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर होती है, तो इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो इसके भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, जैसे पैराग्राफ टैग के जितने भी एट्रीब्यूट हैं, सेम एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट हम वहां पे है, तो वहां पे से एक ही एट्रीब्यूट है और सेम वैल्यू यहाँ पे आपको यूज करने को मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में दिखे तो आप सेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट में दिखे तो आप इसको अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके अलाइन इज इक्वल टू राइट में कर सकते हैं। सेम एट्रीब्यूट जस्टिफाई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है। तो आप देखोगे वो तो लेफ्ट में रहा, एक सेंटर में चला गया और एक राइट इसमें चला गया। तो मैंने तो बस एक वर्ड ही लिखा था। ऐसा अगर पैराग्राफ वगैरह है तो भी आप उसको अलाइनमेंट उसका आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा H1 से लेकर H6 टैग। हेडिंग टैग के बाद मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं फिर से वापस विकिपीडिया के पेज के ऊपर आया हूँ। तो आप यहाँ पे 2 तरीके के टेक्स्ट आपको नजर आ रहे होंगे कलर के, एक है ब्लैक कलर का और दूसरा है ब्लू कलर का। तो जो ब्लैक कलर का है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट है जिसे आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और ब्लू कलर की चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि ब्लू कलर की चीज होती क्या है, इसे बोलते हैं लिंक। तो देखो मैं ये माउस का कर्सर इस एक आदि इसके ऊपर लेके जाता हूँ
तो मैं इस लिंक के ऊपर लेके आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसका जो कर्सर है, ये जो एरो था वो चेंज होके अब क्या हो चुका है, एक हैंड शेप में आया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस टेक्स्ट के ऊपर आप वो कर्सर लेके गए हैं वो चीजें के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो पता है जैसे ही आप इस चीज के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर जैसे जैसे कि अरिथमेटिक है, यहाँ पे लॉजिकल है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉजिकल वर्ड के ऊपर क्लिक किया तो देखो मैं दूसरे पेज की तरफ क्या हो गया, रिडायरेक्ट हुआ। तो इसे बोलते हैं लिंक। तो वो जो दिख रहा है ना वो लिंक है, और इस लिंक के ऊपर उस ये जो पेज आया है उसके ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी चीजें हम कैसे बना सकते हैं वही हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको लिंक बनाना है तो आपको यूज करना है एंकर टैग, कैपिटल ए या स्मॉल ए का आप यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एंकर टैग। टेक्स्ट बुक में इसे अनादर करके स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो आप उसे रेफर मत करो वर्ड को। ये है एंकर टैग जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखो तो कैसे बनाते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है गूगल। ओके, एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको मैंने सेव कर दिया है और इसे मैं इसको यहाँ पे ओपन करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो लिखने के बाद नॉर्मल टेक्स्ट आपको यहाँ पे गूगल नजर आ रहा है, वहां पे जो मैंने लिखा है वहां पे तो ब्लैक कलर में है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाऊं तो ये तो स्लेट की शेप में चला गया, मतलब कि ये एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है जिसे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस नॉर्मल से वर्ड को मुझे बनाना है, इस नॉर्मल से वर्ड को मुझे जो इसे बैकग्राउंड में आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ऐसी लिंक मुझे बनानी है। तो देखो कैसे बनाते हैं। तो गूगल है, इसे आपको बनाना है लिंक, तो इसे लिखना पड़ेगा आपको एंकर टैग के बीच में। अगर एंकर टैग ओपन होता है तो एंकर टैग को आपको क्या करके बताना है, क्लोज करके बताना है। देखो इसको मैंने सेव किया और अब जाके इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो क्या सेव करने के बाद क्या इसके ऊपर आप क्लिक कर पा रहे हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर लिखने से वो लिंक नहीं बनती, इसके साथ आपको कुछ एट्रीब्यूट भी यूज करने पड़ते हैं। तो देखो एंकर टैग का पहला एट्रीब्यूट है और उसका नाम है HREF। इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यानी कि गूगल लिंक तो बनेगी पर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है। तो जहां पे रिडायरेक्ट होना है उस चीज का आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो एड्रेस किसी फाइल का हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या फिर किसी वेबसाइट का हो सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं। तो मैंने लिख रहा हूँ www.google.co.in, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है और इसे मैंने सेव कर दिया है। और सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि अभी तक दिखने वाला वो टेक्स्ट पहले तो ब्लैक कलर में दिख रहा था, अब कौन से कलर में दिख रहा है आपको, वहां पे ब्लू कलर में दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया तो आप देख सकते हैं कि इसका शेप यहाँ पे चेंज हुआ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करना आपको क्या दिखाई देता है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो थोड़ी देर के लिए ब्लू की जगह कौन सा कलर आ गया था, रेड कलर आया था। और अभी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो जो होम पेज है गूगल का वो ओपन हो जाना चाहिए, वहां पे हम क्या हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे लिंक बनाते इतने आसानी से आप इसको लिंक बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो गए हैं। ये गूगल का होम पेज है। तो हमने एक लिंक बनाई है और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम उसके ऊपर आए। अब हम बैक आते हैं उसी पेज के ऊपर। जैसे ही मैं बैक आया उसके ऊपर तो आप देखोगे कि आपको एक नया कलर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले तो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा था जबकि वो लिंक विजिट नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने क्लिक किया थोड़ी देर के लिए वो रेड हुई और एक बार वो पेज विजिट हुआ तो आपको ये पर्पल या वॉयलेट कलर यहाँ पे नजर आता है। तो लिंक के साथ 3 कलर जुड़े होते हैं, ब्लू, रेड और पर्पल कलर। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे अभी तक क्लिक नहीं किया गया है, पेज विजिट होने का है। जिस चीज के ऊपर क्लिक करते हैं वो थोड़ी देर के लिए रेड हो जाता है, उसको क्लिक करने के बाद वो कलर चेंज हो जाता है और एक बार वो पेज विजिट हो जाए तो फिर उसका कलर ब्लू हो जाता है। आप यहाँ पे वेबसाइट का कुछ और वेबसाइट को भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फिर www. मैंने लिखा है facebook.com, ऐसा लिखा है मैंने। ठीक है, गूगल की जगह आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक लिखा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेबसाइट है उसी का नाम लिखा जाए, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर भी लिख सकते हैं। देखो तो ये अपीयर होगा वहाँ पे, सेव किया तो भी फेसबुक तो यहाँ पे अब तक ओपन नहीं किया है मैंने। तो अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर
एक ब्लू कलर में नजर आया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कौन सी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, फेसबुक की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अगेन ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी है। तो बस यही टेस्ट करने के लिए अगर आपको वेबसाइट ओपन करनी है तो ही आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज सभी हमारे टैग ऑफलाइन ही काम वहाँ पे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि फेसबुक का होम पेज यहाँ पे ओपन हुआ है। तो ये था एंकर टैग। इसको इसको अगर ये एग्जाम में आता है तो इसके बारे में क्या लिखना है, देखो। A is a anchor tag, okay. /A is a end tag, and this tag is used to create link और hyperlink in a web page। इसका यूज है लिंक या hyperlink बनाना। और ये टॉपिक आगे भी आने वाला है, डिटेल में हम इसे और पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इसे हम एज ए बस एक टैग करके यहाँ पे पढ़ते हैं।